गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोबारा से गुड मॉर्निंग। तो कल जो हमने सवाल कर लिए थे 119 तक कर लिया था, जिसमें से लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे थे जो कि अधूरा है। ये जो सवाल है ये अधूरा है। ये इनकम्प्लीट है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो एफ एक्स है, जो एफ एक्स था वो हमें बताया हुआ नहीं था कि एफ एक्स क्या होगा। बस इतना बताया था कि एफ एक्स ऐसा फंक्शन है जिस पे रोल पर में काम करती है। रोल पर में काम करती है, लेकिन कौन सा फलन है, कैसा फलन है, ये हमें इसके बारे में इसने बताया नहीं। हाँ, और नहीं बताया तो फिर कई उत्तर हो सकते हैं, कई संभावित उत्तर इसके हो सकते हैं, कई संभावित उत्तर संभव है। जैसे यहाँ पे भाई एक तो ये हो सकता था कि एफ की जगह एफ डैश दिया हुआ होता तो हम उसका उपयोग करके जीरो निकाल सकते थे। तो एक संभावना ये होगी, एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ये होगी, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि भाई एफ ना हो के एफ डैश होता तो एफ डैश का अवकलन एफ एक्स हो जाता, 5 और 3 रखते, रोल पर में लागू हो रही तो जीरो हो जाता। एक ये हो सकता था। एक ये हो सकता था कि भाई इस फलन का ये जो एफ एक्स है, इस एफ एक्स का मान 3 पे और 5 पे बराबर आएगा। जितना मान 3 पे आएगा उतना ही 5 पे आएगा, तो जितना 3 पे आएगा उतना 5 पे आएगा। तो इस आधार पे आपका आपका जो एफ एक्स है वो ऐसा माना जा सकता है के गुणा एक्स माइनस ए गुणा एक्स माइनस 3 और x माइनस 5। अब आप इसमें 3 रखोगे तब भी जीरो आ जाएगा, 5 रखोगे तब भी जीरो आ जाएगा, 3 रखोगे तब भी जीरो आ जाएगा, 5 रखोगे तब भी जीरो आ जाएगा। और मान लो जीरो की बजाय हम चाहें कि ए आंसर आए तो प्लस ए कर दो। अब 3 रखोगे तब भी ए आएगा, 5 रखोगे तब भी ए आएगा। तो एफ एक्स ऐसा हो सकता है। अब एफ एक्स ऐसा रखें और फिर उसका समाकलन करें, तो इससे भी किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली हम श्योर नहीं है कि भाई कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है। इस वजह से ये हो गया एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 प्लस ए और डी एक्स, और फिर इसका जो समाकलन है वो किया जा सकता है। तो फंक्शन दिया हुआ नहीं है तो फिर कई उत्तर आएंगे, तो कौन सा उत्तर सही होगा ये बताना संभव नहीं है। तो मैंने जो किताब है उसमें देखा तो उस किताब वालों ने तो एफ एक्स को जबरदस्ती मान के किया हुआ है। उन्होंने एफ एक्स को मान लिया कि भाई 3 और 5 से संतुष्ट हो रहा है ना, 3 और 5 से संतुष्ट नहीं हो रहा। एक्चुअली रोल पर में काम कर रही है, वो ये नहीं करी संतुष्ट हो रहा है। रोल पर में तो कह रही है कि 3 रखने पे भी वही आएगा जो 5 रखने पे आएगा, वो जीरो की बात नहीं कर रही है, वो जीरो की बात नहीं कर रही है। तो क्वेश्चन बनाने वाले ने इसे x माइनस 3 और x माइनस 5 मान लिया और सॉल्व करके आंसर निकाल दिया माइनस का 4/3। और ये सवाल पेपर में भी आया हुआ है, तो शायद ऑब्वियसली बात है जब पेपर में आया होगा तो चैलेंज भी हुआ होगा, तो डिलीट भी हुआ होगा। तो सवाल अधूरा है, क्योंकि रोल पर में लागू होने का मतलब ये कतई नहीं है कि 3 पे और ए पे और बी पे जीरो आता है। ए और बी पे जीरो नहीं आता, ए और बी पे बराबर आता है। बराबर आना और जीरो आने में अंतर है। बराबर आना मतलब वही 3 पे आएगा, वही 5 पे आएगा। यहाँ पे इसने सोचा कि 3 और 5 पे जीरो आएगा। ये थोड़ा, या तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में एफ एक्स में क्लियर होना चाहिए था कि भाई एफ एक्स जो है वो एक द्विघातीय बहुपद है जो 3 और 5 उसके मूल है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर ये हो जाता। तो ये अधूरा सवाल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, और क्वेश्चन नंबर 120 आपका है इफ द फंक्शन एफ एक्स, ये जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस ए एक्स प्लस बी, ये जो फंक्शन है ये रोल परमे को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है इस इंटरवल 1 से 3 में। 1 से 3 इंटरवल में ये संतुष्ट करता है।
और एफ डैश का मान इस पॉइंट पर 0 है, एफ डैश का मान यानी हमारा सी हो गया। तो इसका मतलब यू समझो कि हमें सी का मान मिल गया। अलग अलग करूं तो 2 + 1/√3 यानी आपके पास सी का मान दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी संभावना है, इसीलिए कहा ना अधूरा क्वेश्चन है। अब बनाने वाले ने उसने बनाया, पेपर में भी आया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई चैलेंज हुआ होगा, क्योंकि या तो क्वेश्चन को परिभाषित करो कि ये बहुपद ऐसा है या ये बहुपद है। पहले तो बहुपद ही नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इतना लिखा हुआ है एफ एक्स ऐसा फंक्शन है जो रोल प्रमेय को संतुष्ट करता है 3 और 5 पर। वो कुछ नहीं बैठता, उससे कई संभावनाएं निकल के आती। तो आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे। ये सी का मान है, एफ डैश का मान इस पे 0 आ रहा है, मतलब ये सी का मान है। तो सी हो गया हमारे पास। और देख सकते हो कि 1 और 3 के बीच में भी है, क्योंकि 2 + 1/√3 हमारा होता कितना है, ये हो गया 2 + 1/√3। √3 से ऊपर गुणा कर दूं, √3 से नीचे गुणा कर दूं, तो 1.732/3, जो कि लगभग लगभग कर देता हूं 2.6, और 2.6 जो है वो 1 और 3 के बीच में आएगा, इस इंटरवल में आएगा। तो हमारा काम हो गया। तो कन्फर्म है कि ये सी का मान है, कन्फर्म है कि ये सी का मान है, क्योंकि सी जो है वो ए और बी के बीच में आ रहा है। डन। और 0 भी आ रहा है, तो ये डन हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें ये रहा फंक्शन दिया हुआ है, इसका आउटलाइन कर लो। रोल पर में लागू होती है, तो सी का मान एक सी होगा जिस पे 0 आएगा, सी ये रहा, इस पे 0 आएगा। एफ डैश एक्स 3x² + ए है ना। और दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है ये रखने पर 0 आएगा, तो पॉइंट रख दो इसके अंदर। दो + 1/√3 रखने पर 0 आएगा। ब्रैकेट्स खोल लो। तेरह गया तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 9, तो ए बराबर 9। ए बराबर 9, तो कहाँ हमने गलत कर दिया, 4 × 12 और ये 1 आ गया। अच्छा 11 आएगा। ए बराबर 11, ठीक है। तो ये सवाल, ये तो सिंपल था वैसे, इसमें कोई रोल परमिट की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहा है कि ये फंक्शन है और इस पे अवकलन का मान 0 आ रहा है, तो अवकलन करो, ये रख दो बराबर 0 कर दो, ए का मान आ जाएगा। तो यहाँ तो रोल परमिट की जरूरत ही नहीं थी, बिना मतलब में रोल परमिट को चिपकाया गया है ना। यहाँ तो रोल परमिट का कोई मतलब ही नहीं था। ये फलन रहा, इस बिंदु पे अवकलन का मान 0 आ रहा है, तो अवकलन कर दो, इस बिंदु को रख दो बराबर 0 ले लो, ए का मान आ जाएगा। तो रोल परमिट की मतलब ठप्पे की जरूरत ही नहीं थी इसके अंदर, तो बिना मतलब में ही सवाल को रोल परमिट से जोड़ा गया। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 121 है, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर अल्फा log x। इसे अच्छे से सुनिएगा क्योंकि अच्छा सवाल है, ये काफी अच्छा सवाल है।
क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर अल्फा log एक्स, ये आपका फंक्शन है और अल्फा नहीं दिया गया, अल्फा के बारे में पूछा गया है। एफ जीरो पे जीरो आ रहा है, जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, ये दिया गया है। देन द वैल्यू फॉर अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है, फॉर विच की रोल पर में जो है वो इसके ऊपर काम करने लग जाए, इंटरवल 0 से 1, 0 से 1 के बीच में रोल पर में इसके ऊपर काम करनी शुरू कर दे। ठीक है ना, तो 0 से 1 जो है, 0 से 1 के बीच में रोल पर में इसके ऊपर काम करने लग जाए, ऐसा कब होगा, ऐसे कौन से अल्फा के लिए ऐसा होगा। तो पहली बात तो अगर अगर रोल पर में लागू होती है तो इसका मतलब है ये संतत होगा, इसका मतलब ये संतत होगा, संतत होगा इसका मतलब है कि इसका सीमा लिमिट और फलन का मान बराबर होगा। तो जीरो पे जो फलन का मान आया है, जीरो पे जो फलन का मान आया है, जीरो पे वही लिमिट भी आएगी, जीरो पे वह लिमिट भी आएगी, जीरो पे आप लिमिट निकालोगे तो वही आनी चाहिए जो जीरो, क्योंकि संतत है, कह रहा है रोल पर में लागू होती है, रोल पर में लागू होती है तो रोल पर में तो कहती है फलन संतत होता है, संतत होता है इसका मतलब है कि लिमिट और फलन का मान बराबर है। जीरो पे फलन का मान जीरो दिया है तो लिमिट भी जीरो आनी चाहिए, लिमिट भी जीरो आनी चाहिए। तो हम लिमिट निकाल के देखते हैं। अच्छा, जीरो जो है वो कॉर्नर पॉइंट है, जीरो कॉर्नर पॉइंट है, तो कॉर्नर पॉइंट में कौन सा आगे वाला कॉर्नर है, आगे वाला कॉर्नर है तो लेफ्ट लिमिट तो निकालनी नहीं है क्योंकि लेफ्ट तो बाहर चली गई, लेफ्ट तो बाहर चली गई, राइट अंदर आएगी। तो जीरो पे राइट लिमिट, जीरो पे राइट लिमिट और जीरो पे फलन का मान दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि जीरो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट होने की वजह से, कॉर्नर पॉइंट होने की वजह से फलन का मान और राइट लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए क्योंकि संतत है। रोल प्रमेय के अनुसार एफ संतत होना चाहिए। रोल प्रमेय से के अनुसार एफ संतत होगा। ये कॉर्नर का थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉर्नर के अंदर वालों में तो लेफ्ट राइट फलन तीनों लगेगा, लेकिन कॉर्नर वालों पे थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि कॉर्नर है। अब कॉर्नर है तो जीरो से पहले तो कुछ होगा ही नहीं, जीरो पे होगा और जीरो के आगे होगा। वन है, वन के पीछे कुछ नहीं होगा, वन होगा और वन से पहले होगा। तो वन पे आपको वन पे वैल्यू और वन पे बाई सीमा, ये दो चेक करनी पड़ेगी सातत्य के लिए। और जीरो जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको वैल्यू और राइट लिमिट ये चेक करनी पड़ेगी। तो जीरो पे हमें राइट लिमिट, इस फंक्शन की राइट लिमिट बराबर होनी चाहिए फलन की वैल्यू। संतत है, संतत है तो संतत का मतलब यही होता है कि लिमिट और मान बराबर है। मान तो हमें दिया हुआ है जीरो, लिमिट हमें निकालनी है, तो लिमिट निकालते हैं। तो वह एक्स की पावर अल्फा ये जीरो, एफ जीरो बराबर जीरो दिया है, तो देखो कौन सा अल्फा होगा जिससे जीरो आएगा, कौन सा अल्फा होगा जिससे जीरो आएगा। पहले तो ये चीज देखो कि अगर एक्स का मान जीरो प्लस रखते हैं तो लोग जीरो अनंत देता है और जीरो डिपेंड करता है कि अल्फा कितना है। अगर अल्फा नेगेटिव हुआ, अगर अल्फा नेगेटिव हुआ तो अल्फा नीचे आ जाएगा, नीचे आते ही ऊपर अनंत, नीचे जीरो आ जाएगा। तो अल्फा नेगेटिव तो नहीं हो सकता, अल्फा नेगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव होते तो यही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर अल्फा नेगेटिव हुआ, यदि अल्फा नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव होते ही क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लो, अगर अल्फा नेगेटिव होता है, मान लो माइनस का एक हुआ, जैसे ये माइनस का एक होगा एक्स की पावर माइनस एक आएगी, log एक्स आएगा, log एक्स ऊपर रह जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन नीचे आएगी मतलब एक्स हो जाएगा। अब जैसे ही हम जीरो रखेंगे log जीरो का मान अनंत आ जाएगा, बटा जीरो आ जाएगा, और अनंत इंटू जीरो अनंत इंटू अनंत हो गया, अनंत इंटू अनंत अनंत आ जाएगा, जबकि आंसर आना चाहिए था जीरो, जीरो नहीं आएगा अनंत आएगा। इसका मतलब अल्फा नेगेटिव नहीं आ सकता, अल्फा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पहला केस तो खत्म हो गया कि अल्फा नेगेटिव नहीं हो सकता।
अल्फा 0 से छोटा तो नहीं हो सकता। सेकंड केस, अल्फा 0 हो सकता है, अल्फा 0। इन केस अल्फा अगर 0 होता है तो ये हो जाएगा 0 की एक्स की पावर 0 और log x, x की पावर 0 वो 1 हो जाएगा, 1 इंटू log x। अब अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो log 0 अनंत आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, फिर 0 नहीं आया, फिर 0 नहीं आया तो अल्फा 0 भी नहीं हो सकता। डन। अच्छा, क्या अल्फा पॉजिटिव हो सकता है? ट्राई करते हैं। अल्फा पॉजिटिव हो सकता है? नेगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा, पॉजिटिव हो सकता है। ट्राई करते हैं। तो शुरुआत में तो पॉजिटिव होने पे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। कैसे नजर नहीं आ रही? ऐसे नजर नहीं आ रही कि जैसे ही मैं 0 रखता हूं, 0 की पावर अल्फा इंटू log 0, जो कि मेरा आ जाएगा 0 इंटू अनंत, 0 इंटू अनंत यानी 0/0 आ गया, और 0/0 अनिर्धार्य आ गया। अब अनिर्धार्य कुछ भी आ सकता है तो 0 भी आ सकता है, यानी शुरुआत में पॉसिबिलिटी काम करे, खारिज नहीं हुई है, एटलीस्ट खारिज नहीं हुई है। अभी और पढ़ना बाकी है और जानना बाकी है, एटलीस्ट खारिज तो नहीं हुई। अनंत वनंत तो नहीं आया, अनंत तो 0 के भी बराबर हो नहीं सकता, तो 0/0 आया, 0/0 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 2 के बराबर भी हो सकता है, किसी के बराबर भी हो सकता है। अभी और पड़ताल करने की जरूरत है। चलो और अध्ययन शुरू करते हैं इसका। डीएल हॉस्पिटल नियम लगाते हैं, और डीएल हॉस्पिटल नियम लगाने के लिए log x को ऊपर ले लेता हूं और x की पावर माइनस अल्फा को नीचे ले लेता हूं और डीएल हॉस्पिटल लगा देता हूं। अब ये अनंत बट्टा अनंत हो चुका है, ऊपर अनंत नीचे अनंत, तो फिलहाल ये अनंत बट्टा अनंत रूप हो चुका है। तो मेरा डीएल हॉस्पिटल इस पे काम कर जाएगा, मेरा डीएल हॉस्पिटल इस पे काम कर जाएगा। डीएल हॉस्पिटल लगाते ही log x का हो जाएगा 1/x, x की पावर माइनस अल्फा का हो जाएगा माइनस अल्फा, x की पावर माइनस अल्फा -1। ऊपर आने पर ये हो गया 1/माइनस अल्फा, और x की पावर अल्फा +1, एक x कट गया, x की पावर अल्फा हो गया। अब x का मान 0 रखते ही ये 0 आ जाएगा। डन, काम कर रहा है। यानी अल्फा अगर पॉजिटिव हुआ तो लिमिट 0 आ जाएगी, फलन का मान भी 0 है, लिमिट भी 0 है, मतलब संतत हो जाएगा। तो अल्फा नेगेटिव नहीं हो सकता, दिखा चुके। माइनस का भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, ये दिखा चुके। सिर्फ प्लस का संभव है, यानी 1/2 मान्य है, 1/2 काम करेगा, 1/2 जो है वो काम करेगा। तो बहुत अच्छे से सवाल को बुना गया है, बनाया गया है कि कौन सा अल्फा जो है वो वैलिड है, कौन सा अल्फा वैलिड है। तो अल्फा को हमने देखा। पहली बात तो थोड़ी सी बारीकियों को समझना कि जो इंटरवल होता है रोल परमे का, उस इंटरवल में बाकी अंदर के सारे बिंदुओं को तो लेफ्ट राइट फलन तीनों बराबर करना पड़ता है, लेकिन जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो ऑलरेडी कॉर्नर पॉइंट है, वो ऑलरेडी कॉर्नर पॉइंट्स है। अब कॉर्नर पॉइंट्स पे तो आपको एक ही चीज मिलेगी, है ना। अगर आपका प्लॉट कॉर्नर का है तो आपको या तो लेफ्ट पड़ोसी मिलेगा या राइट पड़ोसी मिलेगा, दोनों पड़ोसी नहीं मिल सकता। और दोनों पड़ोसी मिल गया तो आपका प्लॉट कॉर्नर का नहीं है, आपका घर जो है वो कॉर्नर पे नहीं है। अगर आपका घर कॉर्नर पे है तो आपका एक साइड का पड़ोसी नहीं होगा, एक साइड का पड़ोसी नहीं होगा, चाहे लेफ्ट वाला मत हो चाहे राइट वाला मत हो। तो अगर स्टार्टिंग आप गली के स्टार्टिंग में हो, अगर आप गली के स्टार्टिंग में हो तो आपका लेफ्ट पड़ोसी नहीं हो सकता, आप होंगे, आप होंगे और आपका राइट साइड वाला पड़ोसी होगा। अगर आपका मकान गली के राइट साइड में, मतलब एकदम गली के शुरुआत में कॉर्नर पे है, मोड़ पे है, तो आप होंगे और आपका राइट साइड होगा। लेकिन अगर आप गली के लेफ्ट अंत में है, आपका मकान अंतिम कॉर्नर पे है, अंतिम कॉर्नर पे है, तो आप होंगे और आपका लेफ्ट पड़ोसी होगा। इस केस में आपका राइट पड़ोसी नहीं होगा। लेकिन अगर आप गली के बीच में कहीं भी रहते हैं, गली के बीच में कहीं भी रहते हैं, तो आप भी होंगे, आपका लेफ्ट पड़ोसी भी होगा और आपका राइट पड़ोसी भी होगा। तो ये सातत्य के टाइम पे याद रखिएगा कि जब आप कॉर्नर पे होते हैं तो आपको तीनों नहीं मिलते, दो मिलते हैं, वो दो बराबर होने चाहिए। कोई बात नहीं, दो मिले तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो 0 पे लेफ्ट लिमिट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि 0 कॉर्नर पॉइंट है, तो कॉर्नर पॉइंट है तो लेफ्ट लिमिट चेक नहीं की जाएगी। सिर्फ 0 पे वैल्यू जो कि 0 है और 0 पे दाईं सीमा वो निकालनी है, वो भी 1 आनी चाहिए, क्योंकि दिया हुआ है कि रोल पर में काम करती है, रोल पर में काम कर रही है, रोल पर में काम कर रही है, इसका मतलब है कि दाईं सीमा और फलन का मान बराबर आना चाहिए। अब हमने देखा कि कौन अल्फा है जिसको रखने पर
फलन का मान तो 0 है ही, वो बदल नहीं सकता। दाईं सीमा भी 0 आए और वो पता चला कि वो प्लस का मान लेने पे ही दाईं सीमा 0 आएगी, अदरवाइज सीमा नहीं आ रही है। ठीक है ना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 दे, इक्वेशन x log x बराबर 3 माइनस एक्स। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का 1,3 के अंदर, इस इंटरवल के अंदर, इस छोटे इंटरवल के अंदर क्या स्थिति है? क्या इसका केवल एक रूट है? एग्जैक्टली वन रूट, सिर्फ इसका एक मूल है, और ज्यादा से ज्यादा एक रूट होगा, कम से कम एक रूट होगा, मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो इस समीकरण का 1 से 3 के बीच में एक मूल है, या अधिकतम एक मूल है, एक ही मूल आएगा, या फिर कम से कम एक मूल होगा, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा मूल भी हो सकते हैं। इस समीकरण का, ये जो आपको दिया गया है, इस समीकरण का 1 से 3 के बीच में केवल एक मूल होगा, ठीक एक मूल होगा, या अधिकतम एक मूल होगा, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एट मोस्ट वन का मतलब है भाई, आपको लग रहा है कि एक से ऊपर नहीं हो सकता, या तो एक होगा या जीरो होगा, या तो होगा ही नहीं या एक होगा। मोस्ट का मतलब अधिकतम की बात हो रही है, अधिकतम एक मूल हो सकता है, अधिकतम एक हो सकता है। आप इसकी, आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली कि एक होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको इतना पता है कि एक से ऊपर नहीं होगा, एक से ज्यादा मूल नहीं होंगे, एक से ज्यादा मूल नहीं होंगे। इस केस में आप कह रहे हो कि इतनी गारंटी है कि एक से ऊपर तो पक्के होंगे, एक तो पक्का होगा, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा की संभावना भी है। तो इसे कैसे करोगे, थोड़ा सा इसको देखो, ये सवाल बहुत बढ़िया डिजाइन है इसका, शानदार डिजाइन में इसको बनाया गया है। आपको यहाँ छोटा इंटरवल देख के थोड़ा डाउट होना चाहिए, छोटा इंटरवल जो है, इसको देख के इसको डाउट करो कि ये छोटा इंटरवल क्यों आ रहा है। ये जो फलन है, ये फलन किसी फलन का अवकलन है। अगर ध्यान से देखें तो ये फलन जो हमें दिया गया है, ये फलन किसी फलन का अवकलन है। और किसका अवकलन है वो देखो, ये जो है ये अवकलन, अगर मैं एफ एक्स मान लेता हूं, अगर मैं एफ एक्स इस फलन को बोलता हूं x माइनस 3 log x, इस फंक्शन को अगर मैं एफ एक्स बोलता हूं और इसका अवकलन करता हूं तो ये आएगा। इसका अवकलन ये है, ट्राई कर सकते हो।
ये इसका अवकलन है। अगर मैं इसका अवकलन करूं तो देखो x माइनस 3 इंटू log x का 1/x है। एक मिनट, ये ये अवकलन है, इसका समाकलन कर दो। एक बार इसका समाकलन करके देखते हैं कौन से फलन का अवकलन है। अच्छा, ये अवकलन तो किसी का नहीं बन रहा, ठीक है। अवकलन बन तो रहा है लेकिन एक बड़े फलन का अवकलन ये तैयार हो रहा है जो कि कोई काम का नहीं है, ठीक है। चलो, इससे नहीं बैठ रहा, दूसरा तरीका अपनाते हैं। एक थ्योरम है जिसको कहते हैं बोल्जानो थ्योरम। बोल्जानो थ्योरम, उसका इस्तेमाल करते हैं, बोल्जानो थ्योरम। बोल्जानो थ्योरम कहती है, बोल्जानो थ्योरम जो है वो कहती है अगर आपका फलन, यदि आपका फलन एफ एक्स किसी अंतराल में संतत है, संतत है, यदि एफ एक्स ए बी में संतत है, तथा एफ ए पे और एफ बी पे जो फलन का मान है, ए पे और बी पे जो भी फलन का मान है वो अपोजिट साइन का है, अपोजिट साइन का है। और अपोजिट साइन का कैसे पता चलेगा कि ए पे जो भी मान आए, बी पे जो भी मान आए, दोनों को गुणा करो, गुणा करने पर अगर 0 से छोटा आंसर आ रहा है ना, अगर 0 से छोटा आ रहा है इसका मतलब है कि एफ ए एफ बी लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है क्योंकि दोनों में से एक नेगेटिव होगा, दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तभी आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब 0 से छोटा आएगा। क्योंकि अगर दोनों प्लस होंगे तो प्लस आएगा, दोनों माइनस होंगे तो भी प्लस आएगा, एक प्लस और एक माइनस होगा तो उनकी गुणा माइनस की आएगी। अगर ऐसा होता है तो बोल्जानो प्रमेय कहती है कि जरूर ए से बी के बीच में ही एक सी ऐसा होगा, तो एक सी आपके इंटरवल ए बी में होगा, एटलीस्ट एक सी, एटलीस्ट एक की गारंटी ले रहे हैं, एक से ऊपर भी हो सकते हैं, मना नहीं है, सच दैट कि यहां पर आपको फलन का मान 0 मिलेगा, फलन का मान 0 मिलेगा यदि एफ एक्स ए बी के अंदर संतत है, आपका जो इंटरवल है उसके अंदर संतत है। आज के लिए मिक्स करने लग गए,
अब ये रोल प्रमेय के अंदर अंदर बोल्जानो प्रमेय को मिक्स कर दिया, लेकिन कोई नहीं, वैसे नॉर्मली जब 12th क्लास में होते हैं तो बोल्जानो प्रमेय के नाम से ना पढ़ा के सीधा उसको ऐसे पढ़ाते हैं, भाई पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है मतलब एक मूल उसका इसके बीच में होगा, एक मूल इसका इसके बीच में होगा। अगर आपका ए और बी जो इंटरवल है, जो भी इंटरवल आप ले लो, कोई भी दो बिंदु ले लो, दो बिंदु पे अगर विपरीत चिन्ह आ रहे हैं, इसका मतलब फलन का एक मान, एक बिंदु मूल उसके बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, कहीं ना कहीं विद्यमान होगा। तो वो उससे, इसे वैसे प्रमेय के तौर पे इसको बोल्जानो प्रमेय कहते हैं। तो ए बी पे आपका जो मान आ रहा है वो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, अभी से समझ सकते हो डायग्राम से, डायग्राम ऐसे काम करता है कि आप ये कह रहे हो कि आपका जो फलन है वो ए पे अलग चिन्ह का है और बी पे अलग चिन्ह का है, ए पे अलग चिन्ह का है और बी पे अलग चिन्ह का है। ये ए पॉइंट ले लो, ये बी पॉइंट ले लो। अब ए पे आपका फलन अलग चिन्ह का है, अलग चिन्ह का है मतलब ए पे मान लीजिए प्लस है तो बी पे माइनस है, या बी पे माइनस है या प्लस है, ए पे माइनस है, दोनों पे अपोजिट एंड है। तो मान लेते हैं ए पे पॉजिटिव है और बी पे नेगेटिव है। विपरीत चिन्ह लेने इसलिए दिया गया कि फलन संतत है, साथ में एक शर्त और ऐड की है, वो है संतत। संतत का मतलब ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। अब आप यहां से यहां तक ग्राफ बनाओ, यहां से यहां तक जो भी ग्राफ बनाओगे, जो भी संभावना बनाओगे, वो एक बार तो एक्स एक्स को कट करेगी, और एक बार एक्स एक्स को कट करेगी यानी एक मूल आपको पक्का मिलेगा। ए और बी के बीच में एक मूल जरूर है, या एक सी का मान, जिसे एक्स का मान कहो, एक एक्स का मान आपको जरूर मिलेगा ए और बी के बीच में, जिस पे आपके फलन का मान 0 आएगा, यानी एफ डैश सी बराबर 0। अब ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही आएगा, एक तो पक्का आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। ये देखो, ये इस ग्राफ को ले लेते हैं, ये देखो, ये 3 आ गए, इस केस में 3 आ गए, 1 2 3, और ज्यादा भी आ सकते हैं, और ज्यादा भी संभव है, और ज्यादा भी संभव है। लेकिन एटलीस्ट एक की तो गारंटी है, एक तो पक्का आएगा, एक मूल तो पक्का आएगा, एटलीस्ट वन तो पक्का आएगा, और ज्यादा भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसी फंक्शन को, हमारे इस फंक्शन को देखें, तो कुछ ऐसा ही हमें इसमें नजर आएगा। अगर मैं सारे पदों को एक तरफ कर दूं, एफ एक्स कर दूं, एक्स log एक्स -3 प्लस एक्स, सारे पदों को मैंने एक तरफ कर दिया। अब मैं इसमें एक रख के देखूं और एक बार 3 रख के देखूं, एक बार एक रखूं, एक रखने पर log 1 का मान 0 आ गया, 3 माइनस का 2 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया। माइनस का 2 आने का मतलब एक पे माइनस का चिन्ह आ रहा है, एक पे फलन का मान माइनस का आ रहा है, और 3 पर अगर हम 3 रखें तो 3 रखने पे पाएंगे कि 3 आ गया, और 3 माइनस 3 0 आ गया, 3 आ गया। अब 3 कुछ भी आए 3 प्लस का है, log 3 प्लस का है, तो कुल मिला के आएगा तो प्लस का ही। तो ये डन हो गया कि एक पे, एक के ऊपर माइनस आएगा और बी के ऊपर प्लस आएगा। तो एक पे प्लस और एक पे माइनस आ गया, इसका मतलब बोल जानो प्रमेय के अनुसार इन दोनों के बीच में एटलीस्ट एक रूट तो पक्का है, एटलीस्ट एक। तो आपका आंसर हो गया सी, एटलीस्ट वन रूट, एक रूट तो आपका पक्का है। और भी हो सकते हैं, गारंटी नहीं ली जा सकती, वो डिपेंड करता है, आगे बनाएंगे तो पता चलेगा। तो एटलीस्ट एक की गारंटी तो संभवतः हो ही गई कि एक तो पक्का होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रोल प्रमेय का ना डाल के बोल जानो थ्योरम का डाल दिया। ठीक है, चलो एक प्रमेय और मिल गई आपको, बोल जानो प्रमेय सीखने को, कि बोल जानो प्रमेय क्या कहती है। इसे थोड़ा सा और हम इसको फिल्टर कर लेते हैं, कुछ और चीजें भी निकाल लेते हैं। एक बार इसमें एक सवाल और ले लेते हैं।
चलो ये कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसी थीम पे है ये सवाल भी। यहाँ पे आपको एफ दिया गया, तो एफ जो है वो ए बी से आर में है, और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब अवकलनीय फलन है। एफ जो है वो अवकलनीय फलन है, कुछ उसके जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, कुछ कुछ उसके जैसा ही है, बाकी बातें वैसी चल रही है। अवकलनीय फलन है ए बी के बीच में, के जो है वो एक रियल नंबर है। आपका एफ ऐसा है कि उसमें ए रखने पे और बी रखने पे जीरो आ रहा है, ए रखने पे भी जीरो आएगा, बी रखने पे भी जीरो आएगा, यानी ये हमारी रोल परमे की शर्त काम कर रही है, एफ ए बराबर एफ बी है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद में एक फंक्शन बताया गया जिसका नाम है जे एक्स, जिसका नाम है जे एक्स, और जे एक्स आपका बराबर है, जे एक्स आपका बराबर है एफ डैश एक्स प्लस के एफ एक्स, ये इसके बराबर है। अब आपको बताना है कि जे एक्स के लिए कौन सी बात सत्य है, जे एक्स के लिए कौन सी बात सत्य है, क्या जे एक्स जीरो से बड़ा है, क्या जे एक्स हमेशा अंतराल में जीरो से छोटा होगा, क्या जे एक्स बराबर जीरो हैज एटलीस्ट वन रूट, कम से कम एक मूल इसका पक्का होगा ए बी में, क्या जे एक्स बराबर जीरो पूरे ए बी में ही जीरो होगा, ए बी में आप कुछ भी रखो जे एक्स का मान हमेशा जीरो आएगा। इनमें से चार में से कौन सी बात जे एक्स फंक्शन के लिए सही है, जे एक्स फंक्शन के लिए इसमें से कौन सी बात सत्य है। तो जो फलन अवकलनीय होते हैं वो संतत भी होते हैं, तो जो अवकलनीय होता है वो संतत भी होता है, तो सातत्य भी आ गया, है ना, क्योंकि अवकलनीय होने के लिए संतत होना आवश्यक है, तो सातत्य हो गया, अवकलनीयता हो गया, एफ ए बराबर एफ बी हो गया, तीनों हो गया, मतलब रोल पर में लागू हो गई। तो एफ पे रोल पर में लागू होती है, एफ पर रोल पर में लागू होती है, लेकिन एफ दिया ही नहीं है, रोल पर में लागू होती है लेकिन एफ दिया हुआ नहीं है। एफ पे रोल पर में लागू होती है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमें एफ दिया हुआ नहीं है कि एफ है क्या, और अगर एफ नहीं दिया हुआ तो हमारा जे भी नहीं बनेगा, एफ नहीं दिया हुआ तो हमारा जे भी नहीं बनेगा, और जे नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे कैसे कि जे पे क्या स्थिति है। तो पहले हमें एफ की कल्पना करनी पड़ेगी कि ऐसा एफ हमें चाहिए, एक फलन की कल्पना करते हैं, एक ऐसा फलन चाहिए जो कुछ ऐसा दिखाई दे, एक चीज, और एफ ए बराबर एफ बी हो, ठीक है। चलो माना, माना एक फंक्शन जे एक्स बराबर एफ ए बराबर एफ बी, एक ऐसा फंक्शन जे एक्स मान लेते हैं, दिया हुआ है जे एक्स, तो एफ डैश एक्स प्लस के एफ एक्स, ये हमें दिया हुआ है, तो एक और फंक्शन मानते हैं जी एक्स, एक फंक्शन मान लिया जी एक्स जो कि बराबर है ई की पावर के एक्स इंटू एफ एक्स। क्या ये चल जाएगा, देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा। एक फंक्शन जी एक्स मान लिया ई की पावर के एक्स इंटू एफ एक्स, ले लिया। अब इसका अवकलन करते हैं, ऐसा क्यों लिया वो देखते हैं। पहले इसका अवकलन करो, इसके अवकलन से कुछ क्लियर होगा। जब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन आएगा ई की पावर के एक्स को छोड़ दो, छोड़ दिया, एफ का अवकलन किया एफ डैश एक्स आ गया, एफ का अवकलन किया एफ डैश आ गया, फिर एफ को छोड़ा, ई की पावर के एक्स का अवकलन किया ई की पावर के एक्स का, ई की पावर के एक्स आ गया, के एक्स का के आ गया। अब आपका ई की पावर के एक्स कॉमन आ गया, ई की पावर के एक्स कॉमन आ गया, अंदर आपके पास बच गया एफ डैश एक्स प्लस के एफ एक्स, एफ डैश एक्स प्लस के एफ एक्स, एफ डैश एक्स प्लस के एफ एक्स जो है वो आपका जे एक्स के बराबर है, तो ये आपका जे एक्स आ गया, ये आपका जे एक्स आ गया, ठीक है, ये जे एक्स आ गया, यहां तक हम पहुंच गए। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है
एक एक चीज आ जाओ। एफ एक्स संतत है, एफ एक्स संतत है, ई की पावर के एक्स भी संतत होता है, ई तो हमेशा संतत होता है। तो दो संतत फलनों के गुणनफल से जो बनता है वो भी संतत होता है, तो यह संतत होगा। आपका जी एक्स संतत होगा, संतत्य की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दो संतत फलनों के गुणनफल से या जोड़ से या बाकी से बनने वाला फलन भी संतत होता है। तो दो संतत फलन है, मिलके बनाएंगे संतत ही बनाएंगे। उसके बाद में यही बात अवकलनीय पे लागू होती है। अगर दो फलन अवकलनीय है तो उनका गुणनफल भी अवकलनीय होता है, तो डन, सातत्य भी डन, अवकलनीय भी डन। दूसरा ये देख सकते हो कि जी ए का मान, अगर जी में ए रखते हो तो उसका मान 0 आएगा। कैसे? एक्स की जगह ए रखोगे, जैसे ए रखोगे ई की पावर के ए आएगा, एफ ए आएगा। एफ ए का मान दिया हुआ है 0, एफ ए का मान दिया हुआ है 0, तो जी ए 0 आ गया। जी बी निकालो, जी बी, जी में बी रखोगे तो एफ बी आएगा, एफ बी भी हमें 0 दिया हुआ है, तो जी बी भी 0 हो गया। इसका मतलब जी पे भी तीनों शर्तें लागू हो रही है, जी संतत है, जी अवकलनीय है, जी ए बराबर जी बी है, तीनों बातें लागू है। और अगर ये तीनों बातें लागू है, इसका मतलब जी के ऊपर रोल पर में लागू है, जी पर रोल पर में लागू है। इसका मतलब रोल पर में के हिसाब से एक बिंदु पक्का होगा जिस पे अवकलन का मान 0 होगा, जिस पे अवकलन का मान 0 होगा। ये रहा अवकलन, एक बिंदु पक्का है जहां पे अवकलन का मान 0 है, तो ये रखने पर e की पावर के सी जे सी बराबर 0। e की पावर कभी 0 नहीं होता, ये उधर चला गया, जे सी बराबर 0। इसका मतलब ए और बी के बीच में कम से कम एक सी बिंदु ऐसा जरूर मिलेगा, कम से कम एक बिंदु सी ऐसा जरूर मिलेगा, कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा जिसपे 0 आएगा। यानी जे एक्स बराबर 0 हैज वन एटलीस्ट रूट इन ए बी, ए बी के अंदर जे एक्स का एक रूट जरूर होगा। तो एटलीस्ट एक रूट पक्का मिलेगा। ये आईआईटी वाले डाल दिए लगता है, ये भयंकर आईआईटी वाले डाल दिए, क्योंकि है ना, अब क्या करें, ये आईआईटी वाले हैं, ये एडवांस वाले सवाल है, धुआं निकालने वाले हैं, इंजन में से धुआं निकलता है ना, वो वाले सवाल है। तो कोई बात नहीं, चलो एक दो सवाल बर्दाश्त कर लो। ये पिछला सवाल भी कुछ ऐसा ही था, आ गया बोल जाने वाला, कोई बात नहीं है ना, थोड़ा बहुत आपको पता भी लग जाएगा कि वो आईआईटी वाले कैसे क्या क्या करते हैं सवालों के साथ, कैसे कैसे खिलवाड़ करते हैं। तो वो ऐसे खिलवाड़ करते हैं कि वो रोल पर मेरे को भी रोल नहीं रहने देते, वो रोल को भी रोल कर देते हैं, रोल को भी रोल कर देते हैं। जो हम नॉर्मली हमारा जो कंपटीशन होता है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, वहां आप देखते हैं तो सीधा सीधा चल रहा होता है, रोल पर में सी निकाल दो, या कोई संतत है तो कोई ए गायब है, ए निकाल दो, बी निकाल दो। लेकिन जो आईआईटी वाले होते हैं, है ना, आईआईटी वाले जो होते हैं, उन लोगों से तो रोल करवा करवा के पूछते हैं। देखो ये देखो कैसी शक्ल बदल दी, और शक्ल बदल के फिर करवाते हैं, इतना बुरा हाल कर देते हैं सवाल का कि पहचानने में आता ही नहीं है कि ये रोल का था क्या। और आप देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी रोल का जिक्र भी नहीं है, यहाँ कहीं भी आस पास में रोल का जिक्र नहीं है, कोई रोल नहीं है, रोल का कोई रोल नहीं दिखाया यहाँ पे, रोल का नाम भी नहीं आया है ना। तो आईआईटी वाले हैं साहब, वो कुछ भी कर सकते है ना। नहीं ये आप समझो, इसलिए है कि पता नहीं कैसे होता है या कैसे करते हैं ये बच्चे। आप ये आप लोग में से ज्यादातर लोग एमएससी किए हुए हैं, आप में से ज्यादातर लोग जो है वो एमएससी पास आउट है ना, या एमएससी कर रहे होंगे, या एमएससी पास आउट होंगे, बीएड होंगे। ये जो सवाल है ये एक 12th पास करके जो बच्चा है या 12th के अंदर है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा ऐसे सवाल तो ये सिर्फ एक छोटा रूप है, ये तो आईआईटी का एक बहुत बहुत माइनर फॉर्म है। एक्चुअली जो आईआईटी है, जो आईआईटी एडवांस जिसकी बात हो रही होती है, वो तो कहीं का कहीं चल रहा होता है, उसका तो कोई पता ही नहीं होता कि वो क्या चल रहा होता है, क्या पूछ रहे होते हैं, क्या मतलब, और बच्चा कैसे तैयारी कर रहा होता है। वो तो जो पूछ रहे हैं वो तो अलग बात है ही, लेकिन बच्चा इनको कैसे टैकल कर पा रहा है, क्योंकि सवाल बनाने वाले ने तो चलो बना दिया, उसके दिमाग में आया, वो 30 साल का एक्सपीरियंस होल्डर है, 40 साल से, है ना, 40 साल का अनुभवी है, तो वो तो पेपर बना रहा है, उसको तो अनुभव है, और वो सारा दिन यही काम करता है, उसने तो सवाल बना दिए। लेकिन जो बच्चा उसको सॉल्व कर रहा है वो कितना कमाल है, वो इसको कैसे करता है, उसकी सोचो।
और याद रखिए वो सवा बच्चा जो है वो 16 या 17 साल का है, वो 16 या 17 साल का बच्चा है जो इनको हैंडल करता है। और इसी वजह से जो आईएएस होते हैं ना, आईएएस में इन लोगों ने बैंड बजा रखी है आईएएस वालों की, यूपीएससी वालों की। यूपीएससी वालों में नॉर्मली को टिकने नहीं देते ये लोग, क्योंकि आईआईटी वाले होते हैं। अब ये सोचो, ये याद रखिए, ये जो सवाल ऐसे, ये छोटा एक नमूना है। हकीकत में आगे जो एडवांस के सवालों को आप देखें, और एडवांस में भी मैथ्स और फिजिक्स को देखें, फिजिक्स तो माशाल्लाह क्या कहना, उसका तो कहानी अलग चल रही है। तो फिजिक्स को अगर आप देखें वहाँ की आईआईटी की, और वो 16 साल उसकी एज देखें, 16-17 साल का बच्चा उस फिजिक्स को और उस मैथ्स को हैंडल कर रहा है, और टॉप में भी आ रहा है, मेरिट में भी आ रहा है, वो जो कर रहा है, अब उसका लेवल बहुत एडवांस है, बहुत शानदार लेवल है। अब वो जहां जाएगा वो वहीं टॉप करेगा, वो जहां जाएगा वहीं क्लियर करेगा, क्योंकि अब उसको हर चीज क्लियर आ जाती है, हर चीज समझ में आती है। एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद है, मतलब कि आप लोगों ने 2017 या 18 का टॉपर था, या 2016 का टॉपर था, कनिष्क कटारिया। कनिष्क कटारिया का नाम सुना होगा, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट थे, फिर साउथ अफ्रीका में जॉब लगे हुए थे, साउथ अफ्रीका में जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, और ऑब्वियसली बात आईआईटी वाले जो होते हैं उनको जॉब अच्छी मिल भी जाती है। तो वो आईआईटी में थे, वहाँ उनको जॉब कर रहे थे, करते करते ये बैट लग गई, और बैट लग के बंदा आ जाता है इंडिया। इंडिया के 1 साल तैयारी करता है, टॉप कर जाता है, 1 साल आता है, टॉप करता आता है। राज्यसभा टीवी का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने पूछा था, जो एंकर था उन्होंने पूछा था कि जब आपने तैयारी शुरू की थी तब आपका क्या लेवल था? बोला लेवल तो वही तो जो आईआईटी वाला था वो तो था, लेकिन मुझे ये जो जनरल नॉलेज, जीके वीके, ये मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे इवन ये भी नहीं पता था कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव की प्रक्रिया क्या है, मुझे इतना तक भी नहीं पता था जब मैंने तैयारी शुरू की थी। और 1 साल में वो बंदा टॉप कर जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात पता है क्या है? ये मत समझो कि उसका 1 साल, वो 1 साल नहीं है, वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, या वो नॉर्मल बंदा नहीं है जिसे आप 1 साल में काउंट कर रहे हो। वो आईआईटी वाला है, वो है जो 16-17 सालों में ऐसे सवालों से खेल चुका है। इन चीजों से वो 16-17 सालों में भी खेल के अपने आप को प्रमाणित कर चुका है कि उसकी समझ क्या है, वो कंपटीशन को किस लेवल तक झेल सकता है, और कैसे वो क्रैक कर सकता है, ये वो अपने आप को पुख्ता कर चुका है। ठीक है ना? आईआईटी आईएएस का एग्जाम उसके लिए ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहेगा, वो आराम से ढूंढ लेगा, और उसको कैसे पढ़ना है उसको सब आता है, उसको ट्रिक आती है, उसका तरीका आता है, उसको समझ आता है, उसको घंटे घंटे भर नहीं लगते चीजों को समझने के लिए। तो इसलिए जब वो उतरते हैं तो 1 साल में वो करते नहीं है, इसलिए उनकी मर्जी है, और वो करें तो वो 1 साल मुश्किल से, कई बार आप सुनते हैं, कई बार यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं, 3 महीने में इसने वो तोड़ दिया, उसका पीछे का बैकग्राउंड एक बार दिखाओ कि 3 महीने में कैसे तोड़ दिया। वो नॉर्मल बच्चे नहीं है जो 3 महीने में तोड़ देते, उनकी हिस्ट्री देखो पीछे से, समझ में आएगा कि बहुत कुछ पीछे इन्होंने किया हुआ है जिसका फायदा अब इनको मिल रहा है। अब वो लोग इस तरीके से प्रिपेयर हैं कि आप उन्हें किसी एग्जाम में बिठाइए वो तोड़ देंगे। ठीक है ना? वो पीछे की मेहनत है जो जुड़ी हुई है, तो क्या पीछे की मेहनत को भूल जाते हैं, आगे आगे की मेहनत काउंट रखते हैं। आ जाओ, ये क्वेश्चन भी भयानक है। उई बाबा, उड़ी बाबा। चलिए, आज आनंद लीजिए, मजा लीजिए। एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब 2 बार अवकलनीय है, 2 बार अवकलन कर सकते हो, 2 बार अवकलनीय है आपका। एफ एक्स 2 बार अवकलनीय है, और कुछ पॉइंट है ए से ई के बीच में, ए, खुद ए, बी, सी, डी और ई, ये बढ़ते हुए क्रम में है। ए पे फलन का मान 0 है, बी पे 2 है, सी पे -1 है, डी पे 2 है, ई पे 0 है, ये फलन के मान है। तो ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन नीचे लिखा हुआ है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, जीरो का मतलब मूल, जी के न्यूनतम मूल कितने होंगे ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में न्यूनतम मूलों की संख्या। इसके न्यूनतम मूलों की संख्या कितनी होगी? न्यूनतम मूलों की संख्या, जी के न्यूनतम मूल
कितने होंगे, ए और ई के बीच में जी के कितने न्यूनतम मूल्य यहां पर होंगे, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा आइडिया लगाओ, करवाता हूँ, वैसे तो जानलेवा है ना होने वाला तो, क्योंकि भाषा ऐसी लग रही है, देखने में इतना गंदा सा है लेकिन करो फिर भी, थोड़ा बहुत जितना भी हो, 5% 2%, उतने में ही काम चला लेंगे। देखो जितना हो सके उतना तो बिठाओ, और इसकी कहानी सुनते हैं, और नहीं है तो चलो करते हैं फिर। ट्राई करना चाहो तो थोड़ी बहुत ट्राई कर सकते हो। तो इसमें एक चीज तो देखो कि एफ के ऊपर रोल पर में लागू होती है, एफ के ऊपर रोल पर में लागू होती है। क्यों लागू होती है? कि अवकलनीय है, अवकलनीय है तो संतत तो पक्का है, क्योंकि बिना संतत हुए अवकलनीय नहीं हो सकता, तो संतत तो पक्का है। अवकलनीय दिया हुआ है, ठीक है। साथ में ये दिया कि एफ ए पे भी 0 है और एफ ई पे भी 0 है, इसका मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे मान बराबर है, एफ ए पर मान और ई पर मान बराबर है, और अच्छी बात है 0 के बराबर है, तो बहुत ही बढ़िया काम। तो तीनों बात पूरी होगी, तीनों बात पूरी हो गई, यानी एफ पे रोल पर में लागू होगी, और इस पे सी का मान, एक बिंदु सी ऐसा मिलेगा, एटलीस्ट कम से कम एक सी तो ऐसा मिलेगा जिस पे अवकलन का मान 0 होगा। तो ये हमने कनेक्ट कर लिया, ये हमने इन्हें कनेक्ट कर लिया, इन डॉट्स को कनेक्ट कर लिया, और रोल पर में अवेलेबल होगी। अगर हम इसे ध्यान से देखें, इस फंक्शन को ध्यान से देखें, तो ये देखा देखा सा लगेगा। ये फंक्शन आपका अवकलन है, ये फंक्शन अवकलन है किनका? एफ का गुणा एफ डैश, एफ गुणा एफ डैश का अवकलन है, एफ गुणा एफ डैश का अवकलन है। अगर आप एफ का और एफ डैश की गुणा कर दो और उसका अवकलन करो तो यही आएगा, ट्राई कर सकते हो। एफ डैश को छोड़ दूं, एफ का अवकलन करूं, एफ डैश हो जाएगा, एफ डैश का स्क्वायर आ जाएगा, फिर एफ को छोड़ दूं, एफ डैश का करूं तो एफ डबल डैश आ जाएगा, तो यही आ जाएगा। तो ये एक्चुअली एफ और एफ डैश का अवकलन है। एक बात और पता लग गई, और आगे बढ़ते हैं। अगर हम एफ को ध्यान से देखें, एफ को अगर हम ध्यान से देखें तो ए पे 0 आ गया, एफ ए पे 0 आ गया, ई पे 0 आ गया, 0 आ गया मतलब दो रूट तो पक्का हो गए, दो रूट तो पक्के हैं, एक तो ए रूट है और एक ई रूट है। एफ के दो मूल पक्के हैं, एफ के मूल, एक तो ए पक्का हो गया, एक ई पक्का हो गया, एक ए पक्का हो गया, एक ई पक्का हो गया। एक देखो बोलजानो प्रमेय के हिसाब से चिन्ह बदल रहा है, ये देखो बी पे प्लस का 2 है, बी पे प्लस का 2 है, सी पे -1 है, तो बी और सी के बीच में, बी पे प्लस है, सी पे माइनस है, तो बी और सी के बीच में चिन्ह बदल रहा है, चिन्ह बदल रहा है, इसका मतलब बी और सी के बीच में एक मूल है, कम से कम एक पक्का, कम से कम एक तो पक्का है, कम से कम एक मूल तो बी और सी के बीच में और मिल जाएगा, 3 हो गए, कम से कम 3 तो पक्के हैं, और भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर बी सी हो गया, सी पे -1 है, डी पे प्लस का 2 है, सी पे -1 है, डी पे प्लस का 2 है, मतलब यहाँ पे भी चिन्ह बदला, यहाँ पे भी चिन्ह बदला, यानी इनके बीच में भी एक मूल है, एटलीस्ट एक मूल पक्का है, तो सी और डी के बीच में एक पक्का है। सी और डी के मध्य कम से कम एक, ये कंफर्म हो गया। तो ये तो पता लग गया कि कम से कम 4 मूल तो पक्के हैं,
और भी हो सकते हैं, देखो एक एक भी मान के चलें तो एक 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 4 तो पक्के हैं और 4 से और भी हो सकते हैं। तो एफ के कम से कम 4 मूल है, एफ के कम से कम 4 मूल है। ठीक है, अगर एक बात बताइए, किसी फलन के 4 मूल है तो उसके अवकलन करने से उसकी एक पावर कम हो जाएगी, अवकलन करने से उस बहुपद की एक पावर कम हो जाएगी। तो अगर 4 घात का बहुपद है, अवकलन करने पे वो 3 पावर का रहेगा, तो कम से कम 3 मूल तो उसके भी होंगे, 3 मूल तो उसके भी होंगे। अगर फलन के 4 मूल है तो उसके अवकलन के 3 तो पक्के होंगे। तो एफ के अवकलन के मूल एफ डैश के कम से कम 3 मूल होंगे, 3 की तो गारंटी है, 3 की तो गारंटी है। एफ के अगर 4 है तो उसका अवकलन करने पे 3 तो आएंगे, क्योंकि देखिए अवकलन क्या करता है, एक पावर ही तो कम करता है, एक पावर कम करेगा तो 4 घात के बहुपद को 3 घात का कर देगा, 4 घात के बहुपद को 3 घात का कर देगा, तो 3 मूल तो उसके भी पक्के हैं, 3 तो उसके भी पक्के हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, यहां गौर करो, तो ये मान लीजिए 4 घात का बहुपद है, ये 3 घात का बहुपद है, तो टोटल कितने हो गए, 7 घात का बहुपद। तो इन दोनों से जो बनेगा कम से कम 7 घात का बहुपद बनेगा, कम से कम 7 घात का तो पक्का बनेगा, कम से कम 7 घात का तो बनेगा। एफ के 4 मूल है, 4 मूल है मतलब 4 घात का तो पक्का है, 4 मूल है मतलब 4 घात का तो पक्का है, और एफ जो है वो कम से कम 3 घात का पक्का है, तो 4 और 3 गुणा करने पे 7 घात, तो ये बहुपद कम से कम 7 पावर का तो होगा, 7 का होगा। अवकलन करने पे 6 का तो बचेगा, 6 का बचेगा तो कम से कम 6 मूल तो जी के होंगे, जी के कम से कम 6 मूल। तो जवाब है जी के कम से कम 6 मूल पक्के होंगे। क्वेश्चन को देखो, मतलब ये आईआईटी वाले बनाते हैं ना अच्छे, तो मजा तो आता है, सवालों को सॉल्व करने का जो अलग ही लेवल होता है। इसीलिए कहते हैं जो अच्छी मैथ्स होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, पढ़ाने वाले को बहुत मजा आता है, क्योंकि बहुत कुछ होता है छुपा हुआ। ऐसे 5 सवाल भी आप निकालते हैं तो फार बेटर है 500 सवालों के, क्योंकि इनमें सब कुछ आ जाता है, इनमें सब कुछ है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, कॉमेडी है, सब है इनके पास, और सोचने को भी बहुत कुछ मिलता है ना। ये भी है, बढ़िया सवाल है, लेकिन जान ले लेते हैं, 4-5 सवाल भी समझने में प्राण निकाल देते हैं, दिक्कत ये होती है ना। तो दोबारा से आ जाओ, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, समझते हैं इस कहानी को, कहानी के सार को जो है वो समझो कि क्या कहना चाहता है, क्यों, और रोल परमे को कैसे इसने काम में लिया। पर एक चीज जो आप देखेंगे, कहीं भी रोल परमे का नाम नहीं है, नामो निशान नहीं है, कहीं भी रोल परमे का नामो निशान इसमें नहीं है, उन्होंने डाला ही नहीं है। ठीक है ना, ये पेपर में नहीं आएंगे, हमारे पेपर में कहीं नहीं आएंगे ये, 2-3 सवाल लगता है, आगे का भी ऐसा ही है क्या? नहीं, आगे वाले अपने वाले आ जाएंगे, बस ये आखिरी है ना, आगे अगले अपने वाले खुद वाले सवाल अपने जो है ना कंपटीशन वाले वो आ जाएंगे, ये कुछ आए हुए हैं बीच में। तो दोबारा से समझते हैं कि क्या इसमें कैसे काम में लिया है, कैसे परमे को अंदर से अंदर बुना है इन लोगों। एफ है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, 2 बार अवकलनीय है, 2 बार अवकलनीय है, इसका मतलब संतत भी होगा, क्योंकि जब अवकलनीय होगा तो बिना संतत्य के अवकलनीय हो नहीं सकता, तो संतत हो गया, अवकलन हो गया, और एफ ए और एफ ई पे दोनों पे मान बराबर दिया हुआ है, तो एक ये बात भी पूरी होगी, मतलब रोल पर में काम करती है। फिर उसके बाद में अब हमें देखा कि इसके 2 मूल तो पक्के हैं एफ के, एक मूल ए पे आ रहा है, एक मूल ए है और एक मूल ई है, और एक बी और सी के बीच में चिन्ह चेंज कर रहा है, फलन का मान एक बार प्लस का 2 आ रहा है, एक बार माइनस का 1 आ रहा है, इसका मतलब बोलजानो प्रमेय के अनुसार बी और सी के बीच में एक मूल होगा, तो एक मूल उनके बीच में आ गया, एक मूल सी और डी के बीच में आ गया, तो एक मूल ये आ गया,
तो टोटल मूल आ गए कम से कम अगर हम एक एक मान के चलें, एक 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 एक, यहाँ तो एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एक मान के चलें, तो एक 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 करें तो 4 तो पक्के हैं। तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि 4 जो है वो तो पक्के हैं एफ के 4 पक्के हैं, तो एफ डैश के 3 पक्के हैं, क्योंकि एफ का आउटलन करने से एक पावर कमी तो होती है, तो 4 है तो 3 तो पक्के हैं, एफ के डैश के पक्के हैं, 4 एफ के पक्के हैं, एफ डैश के 3 पक्के हैं, दोनों की गुणा करने पे 7 घात का बहुपद बनेगा, 7 पक्के हैं, इनके 7 पक्के हैं, इनके 7 पक्के हैं, तो फिर आप यहां आ जाओ आउटलन 6 मूल तो पक्के हैं कम से कम, तो जी के 6 मूल पक्के हैं, कम से कम 6, और भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है एफ क्या है, उसके आधार पे आगे भी और हो सकते हैं, 6 की तो गारंटी है। अगर ये सारी शर्तें पूरी करेगा तो 6 मूल तो होंगे ही होंगे, और 6 से ऊपर भी हो सकते हैं। आ जाओ अब वो लेकिन चिंता मत करो, ऐसे क्वेश्चन अगर डाल दिए तो सीटें ऑलरेडी खाली है, सीटें ऑलरेडी खाली है, ऑलरेडी 1600 पे 900 ही पहुंचे हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चन डाल दिए तो 1600 पे 600 पहुंचेंगे। तो हमारा जो कंपटीशन जो है, हमारा जो पेपर है ना, इनकी हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा जो आरपीएससी है इस बार थोड़ा सा बाहर निकल के खेलने की कोशिश की थी, और उन्हें सबक मिल गया होगा कि बाहर निकल के खेलने से क्या होता है। तो अब एटलीस्ट कम से कम आरपीएससी में भी अक्कल आ गई होगी कि भाई नहीं, हमने थोड़ा ज्यादा बढ़ा के लेवल बना दिया था, और अब वापस आ जाओ उसी लेवल, वो लेवल जो है उसी पे रखो, वरना सीटें खाली खाली जाएंगी, परीक्षा कराने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये है ना, ये जो चीज़ है ये पहुंच गया होगा ये मैसेज। और अगर ऐसे सवाल जैसे अभी हम देख रहे हैं वो अगर डाल दे, सवालों की कोई सीमा ही नहीं है, सवालों की कोई सीमा ही नहीं है, सवाल चलते जाएंगे और अच्छे से अच्छे लेवल मिल सकते हैं। लेकिन बात है हमारा कंपटीशन कहाँ तक है, हमारा कंपटीशन इतना बड़ा नहीं है। और जब भी हमारे जो संस्था है उसने जब भी सीमाएं लांघने की कोशिश की है, जब भी उसने सीमाएं लांघने की कोशिश की है, उसको सबक मिला है कि सीटें खाली जा रही है, पेपर ठीक से बनाओ वरना परीक्षा ही मत कराओ, या तो पेपर ठीक से बनाओ, है ना। अब आईआईटी वालों को कोई सबक नहीं मिल रहा, उनको इसलिए नहीं मिल रहा कि वो जो भी पेपर बनाते हैं बच्चे तोड़ देते हैं, वो जो भी पेपर बनाते हैं बच्चे तोड़ देते हैं, तो फिर वो और टफ बनाते हैं बच्चे और तोड़ देते हैं, वो और टफ बनाते हैं बच्चे और तोड़ देते हैं, तो वहां पे ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो वहां पे कोई सीमाएं नहीं बन रही है, इसलिए आप जब भी आईआईटी के पेपर को देखते हैं आपको हर बार और अच्छे लेवल का मिलता है, बच्चे और अच्छे हो रहे हैं, तो वहां वो नहीं मिलता कंपटीशन में। यहाँ पे यहाँ जब भी थोड़ा सा संस्था हल्का सा भी लेवल बढ़ाती है, सबक मिल जाता है, दिमाग ठिकाने आ जाता है, और दोबारा अगली बार पेपर ठीक से बनाने लग जाते हैं। द वैल्यू ऑफ सी इन मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं लांगराज थ्योरम को, लांगराज थ्योरम को मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। क्योंकि एक्चुअल में जैसे मैंने बता दिया कि सही थ्योरम जो है वो लांगराज की थ्योरम है, आइडिया रोल का है, डेफिनेटली आइडिया रोल का है, लेकिन रोल की प्रमेय को व्यापकता देने का जो काम किया है वो लांगराज ने किया है। तो मीन वैल्यू थ्योरम लांगराज की थ्योरम को माना जाता है। जब भी मीन वैल्यू थ्योरम नाम आए तो समझ जाना लांगराज थ्योरम की बात हो रही है। लांगराज ने ही सबसे पहले इसको व्यापकता जो दी थी, क्योंकि रोल प्रमेय का सबसे स्ट्रिक्ट पार्ट है एफ ए बराबर एफ बी, वो उस प्रमेय को एकदम कमजोर कर देता है। तो ये हर फलन में एफ ए बराबर एफ बी हो, ये होना हर फलन के लिए संभव नहीं है। इस वजह से ये कंडीशन हटानी जरूरी थी, और ये लांगराज ने हटाई, इसलिए लांगराज को मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए सी का मान, लांगराज प्रमेय के लिए जो सी का मान होता है वो होता है एफ डैश सी बराबर एफ बी। हाँ, एक याद आपको याद होगा शायद कोविड से पहले 2016 का या 17 का रहा था, एक कल्पित बेरबाल था, या कल्पित बेरबाल था, जो भी पीछे नाम था, कल्पित नाम से एक स्टूडेंट था, कल्पित नाम से, आपको याद होगा। आईआईटी का जो पेपर था, मेंस का जो पेपर था, उसने 360 आउट ऑफ 360 बनाए थे,
360 में से 360 बनाए थे उसने, उस स्टूडेंट ने, और एक हिस्ट्री क्रिएट की थी कि आज तक कोई भी पूरे पेपर में आउट ऑफ आउट नंबर नहीं ला पाया था। आईआईटी का पेपर, आईआईटी का पेपर जिसको पूरे साल स्टूडेंट, पूरे साल जो प्रोफेसर है उस पेपर को बनाते हैं, उसके एक एक सवाल को बहुत गहराई से, बहुत इस तरीके से डालते हैं कि भाई पूरा पेपर को अटेम्प्ट कर ही ना पाए। इस लेवल का उसका स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। और ये भी ध्यान रखिए, इसमें फिजिक्स भी थी, इसमें केमिस्ट्री भी थी, इसमें मैथ्स भी थी, और इस बच्चे ने 360 में से 360 लाकर ये साबित कर दिया कि उन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, यानी तीनों के जो पेपर बना रहे हैं उनका लेवल स्टूडेंट के लेवल से कम रह गया। तो बस वो था, फिर तो दिमाग चमकता ही था। आईआईटी वालों का भी दिमाग खड़का, यार क्या कर रहे हैं हम, जो लेवल बना रहे हैं बच्चा 360 में से 360 ला रहा है, मतलब फिर हमारे पेपर का लेवल क्या है। एक 12वीं क्लास का बच्चा, एक 12th क्लास का बच्चा हमारे पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहा है। इवन फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, पेपर का प्रेशर भी है, पेपर का दबाव भी है, सिलेबस भी है, बहुत कुछ है, और उसके बावजूद भी वो 360 में से 360 ला पा रहा है। तो इसका मतलब हमारा पेपर बच्चों के लेवल से बहुत कम है। फिर आईआईटी वालों ने सुधार किया। मैंने कहा ना, वही है, यहाँ पे मैसेज मिलता है और आईआईटी वाले फिर कहते हैं लाओ इस बार और खतरनाक लाएंगे। बच्चे फिर खतरनाक हो जाते हैं, वो और उनके ब्रेकर तोड़ते हैं, फिर वो और ऊपर चले जाते हैं। तो आईआईटी में ये चेन चलती है, उनको यहाँ से मिलता है। और देखो कम नहीं है, आप सोच के देखो, आईआईटी का पेपर है, आप इतना तो मानते हैं कि आईआईटी का पेपर है, इसका मतलब वन ऑफ द बेस्ट पेपर है इंडिया का। अब उस पेपर में जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों शामिल है, और उसमें कोई बच्चा 360 आउट ऑफ 360 बनाता है विद एग्जाम प्रेशर, जिसके एग्जाम का प्रेशर भी है उसके ऊपर, और उस प्रेशर में वो 360 आउट ऑफ 360 बना रहा है, तो इसका मतलब पेपर बनाने वाले का लेवल से बच्चे का लेवल कहाँ है, ये देखो। इस प्रेशर में वो 360 में से 360 ले आए। तो आईआईटी वाले कहीं और चलते हैं, पेपर बनाने वाले उससे ऊपर चलते हैं, दोनों में जंग चलती रहती है। एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, और ए और बी कितना है हमारा, ए तो है 2, बी है 4, और एफ डैश यहां से आ जाएगा, जो कि 2x आ गया, ये 2c आ गया, चार का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटा 4 माइनस 2, 16 माइनस 4 12, 12 बटा 2 6, सी बराबर 3। सी का मान 3, ठीक है ना। हाँ, एफ एक्स बराबर है कोस एक्स, और सी का मान निकालिए, सी का मान निकालिए। तो जगह एफ डैश सी, फिर से वही एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। ये ए का मान हो गया, ये बी हो गया, एफ पाई बाई 2 माइनस एफ 0 बट्टा पाई बाई 2 माइनस 0। इसका आउकलन करने पर एफ डैश एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन सी
एफ 90 का मान, कॉस 90 का मान 0, साइन कॉस 0 का मान 1, माइनस का 2/पाई, माइनस से माइनस कैंसिल, सी बराबर आ गया साइन इनवर्स 2/पाई। साइन इनवर्स 2/पाई। सी का मान, फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर log x, इंटरवल दिया है 1 से लेकर 3 तक, वैल्यू ऑफ सी बतानी है, जिसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम काम करे, मध्यमान प्रमेय काम करे, लांगराज प्रमेय काम करे। तो ये होता है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए, एक बटा एक्स, तो ये हो गया 1/c, ये हो गया log 3 माइनस log 1 बाई 2। तो c बराबर हो गया 2/log 1 की वैल्यू 0 हो गया, 2/log E3, 2 log बेस में 3 आ जाएगा, e आ जाएगा, 2 log बेस 3e। ये आंसर आएगा। अगला सवाल, 0 से 1 के बीच में लांगराज प्रमेय किस फंक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होगी? किस फंक्शन पे लांगराज प्रमेय काम नहीं करेगी? 0 से 1 के बीच में इनमें से कौन सा फलन है जिस पे लांगराज प्रमेय काम नहीं करेगी? कौन सा है? नहीं, डी है। डी में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इंटरवल 0 से 1 है, और जो अवकलनीय आपको चेक करना होगा वो छोटे इंटरवल में चेक करना होगा, 0 से 1, जिसमें 0 नहीं आएगा। और मोड जो होता है वो सिर्फ 0 पे अवकलनीय नहीं होता, ये 0 पे अवकलनीय नहीं होता, और 0 आपके अंतराल में आएगा नहीं, क्योंकि जब छोटा इंटरवल लोगे तो 0 बाहर आ जाएगा। जब आप छोटा इंटरवल लोगे तो 0 बाहर आ जाएगा, क्योंकि अवकलनीय छोटे इंटरवल पे चेक करते हैं, अवकलनीय छोटे इंटरवल पे चेक करते हैं, और छोटे इंटरवल 0 से 1 का होगा तो 0 उसमें आएगा ही नहीं। और ये केवल 0 पे अवकलनीय नहीं है, मोड केवल उसी पॉइंट पे अवकलनीय नहीं होता जहां पे वो वी शेप बनाता है, वहां पे अवकलन के 2 मान होते हैं, वहां पे अवकलन के 2 मान होते हैं। यहाँ पे 0 पे 2 मान होंगे, 0 पे अवकलनीय नहीं है, लेकिन 0 तो है ही नहीं इसमें, तो इसलिए ये तो बच गया, सुरक्षित हो गया।
यही कहानी आपके सी की आएगी, सी भी बच गया, सी भी सुरक्षित है। बी में भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि बी में भी तीखापन नहीं आएगा। साइन एक्स बट्टा एक्स का तो ग्राफ ऐसा होता है, साइन एक्स बट्टा एक्स का। ये है आपका साइन एक्स बट्टा एक्स का ग्राफ। इसमें 0 से 1 के बीच में कोई भी प्रॉब्लम इसको नहीं आएगी। तो जवाब है ए। ए में क्या दिक्कत आएगी, ए दो टुकड़ों से बनेगा, ए दो टुकड़ों से बनेगा, और दो टुकड़े जो है ना वो ढंग से नहीं जुड़ेंगे। टुकड़े दो बनेंगे, टुकड़े दो बनेंगे, और दोनों टुकड़े प्रॉपर वे में नहीं जुड़ेंगे। जो जुड़ने वाला है ना वहां पे जो जॉइंट होगा वो जॉइंट परफेक्ट जॉइंट नहीं लगेगा। परफेक्ट जॉइंट न लगने की वजह से वहां पे आपको दो स्पर्श रेखाएं नजर आएगी, परफेक्शन नहीं आएगा। वो जो जॉइंट है ना वहां पे गांठे जहां पे जुड़ेगा, देखो दो है। जब भी कोई फलन टुकड़ों में होता है, स्विचिंग फंक्शन होता है, तो उसका जॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहां से वो जॉइंट कर रहे हैं 1/2 पे, 1/2 से पहले ये काम करेगा, 1/2 के बाद में ये काम करेगा। तो इनका जो जॉइंट है ना, जहां ये दोनों जुड़ेंगे वहां पे ये तो है रेखा, गौर करो, ये रेखा है और ये परवलय है, क्योंकि स्क्वायर में है, होल स्क्वायर है ना, मतलब ये परवलय शेप है, ये रेखा है, ये परवलय। अब जो पॉइंट जहां पे दोनों ज्वाइंट होंगे ना, वहां पे एक तो रेखा होगी और एक परवलय होगा। इस वजह से वो जो पॉइंट है वो तीखा बन जाएगा और वहां पे दो स्पर्शरेखा बन जाएगी। कैसे बनेगी और उसको पहले देखते हैं एक बार। इनका ज्वाइंट जो होता है ना वो एकदम अच्छी फिनिशिंग नहीं होती, ज्वाइंट पे इनकी फिनिशिंग नहीं होती। और दो कर्व लाइन टू लाइन, कहीं भी वो फिनिशिंग बहुत मायने रखती है। आउटलाइन के लिए वो फिनिशिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि संतत हो जाता है, क्योंकि कनेक्ट हो गया मतलब संतत हो गया, कनेक्ट हो गया मतलब संतत हो गया। दो ग्राफ जुड़ गए, सांतत्य हो गया। सांतत्य को तो टेंशन नहीं है, लेकिन अवकलनीय को टेंशन है, क्योंकि अवकलन की दिक्कत यह है कि अगर उन्होंने ढंग से नहीं जुड़े वो, तो वहां पे दो स्पर्शरेखा आ जाएगी। देखो 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 तभी जानोगे। ये आपका मैंने इनका जॉइंट स्मूथ नहीं होगा। ये आपकी लाइन दिख रहा है, डार्क कर देता हूं। ये आपका 1/2 से पहले वाला वक्र है जो कि एक लाइन है। दूसरा वक्र जो है वो आपका लाइन नहीं है। देखो लग रहा है फिनिशिंग में दिक्कत है, फिनिशिंग में दिक्कत है, दिक्कत दिख रही है आपको। वो जो जहां पे जॉइंट हो रहा है ना, वो जॉइंट जॉइंट पे फिनिशिंग में दिक्कत है। ये देखो, और वो जो मैं बार बार फिनिशिंग शब्द बोल रहा हूँ, वो मैं मेरी वाइफ से सीखे हूँ। कोई दुकान पर जावा बोले फिनिशिंग को नहीं, फिनिशिंग को नहीं, जब मैंने भी वो याद आ गया फिनिशिंग को नहीं। तो अठे फिनिशिंग की दिक्कत है ना। तो अठे जो दिक्कत है वो फिनिशिंग की है। देखो फिनिशिंग बढ़िया को नहीं, और ज्वाइंट हो, और ज्वाइंट यहाँ देखना चाहिए कि ज्वाइंट होएगे।
और तो साफ दिख रही है कि जॉइंट ओइडोइड है, मतलब दो अलग अलग चीजा जोड़ेड़ी है ना। गौर करो, थाने भी आप फिनिशिंग नजर आ जी, देखो है ना, साफ पता लाग रहे, एकदम साफ पता लाग रहे कि दो अलग अलग चीजा जोड़ी गई है, दो अलग अलग चीजा जोड़ी गई है। यहां तक कोई और आ रहा था, यहां कोई और आ रहा है। अब इस वजह से आपको दो स्पर्शरेखा इस पॉइंट पर मिलेगी, बाकी किसी पॉइंट पे जाओ एक स्पर्शरेखा मिलेगी, यहां दो मिलेगी। हाँ, था पड़ा ना कि ज्वाइंट पर दिक्कत आवे, ये जब ज्वाइंट होते हैं ना, जब दो कर्व होते हैं जो स्विचिंग फंक्शन होते हैं, उनके जो दो पॉइंट मिलते हैं ना, उनकी फिनिशिंग कई बार दिक्कत है। अब दिक्कत तो देखो, हाथी से हाथी जुड़ेगा तो एक जैसा दिखेगा, लेकिन अब एक अलग है, एक रेखा है और एक परवलय है, तो ये मिल तो गए, सांतत्य तो बन गया, सांतत्य तो बन गया क्योंकि जुड़ गए मतलब संतत्व हो गया। लेकिन अवकलनीयता ऐसे नहीं बनती, अवकलनीयता को फिनिशिंग चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग कर्व जुड़ रहे हैं तो दोनों की ढाल अलग अलग बनेगी, अलग अलग बनेगी तो दो स्पर्शरेखा बन जाएगी, इससे आपकी दो ढालें आ जाएगी, यानी अवकलनीय नहीं होगा। यहाँ पे अवकलनीय वाली दिक्कत खड़ी हो गई। ये देखो हम दिखाऊं, ये है एक स्पर्शरेखा दिख रही है, ये टेंजेंट 1 है, ये पहले वाले की स्पर्शरेखा है, जो लेफ्ट हैंड साइड से आएगी वो स्पर्शरेखा है, और ये है राइट हैंड साइड से। और ये है दूसरी टेंजेंट 2। क्लियर है। तो इस वजह से अब वो नहीं आने की वजह से, क्योंकि दो अलग अलग कर्व है, जुड़ तो गए, क्योंकि फलन का मान सेम आ रहा है, 1/2 जो पॉइंट है जहां से दोनों जुड़ रहे हैं, वो पॉइंट पे दोनों का मान एक है, कनेक्ट हो गया, सांतत्य तो दिख गया। अब संतत होना और अवकलनीय होने में अंतर है, सांतत्य जुड़ने का नाम है और अवकलनीय स्पर्शरेखा का नाम है, वहां जुड़े हैं वहां पे दो स्पर्शरेखा हो गई, बाकी आप किसी भी पॉइंट पे जाओ एक ही स्पर्शरेखा है, लेकिन इस पॉइंट पर आपकी लेफ्ट अलग हो जाएगी, राइट अलग हो जाएगी, दो अलग अलग स्पर्शरेखाएं आ जाएंगी, और दो स्पर्शरेखा आ रही है मतलब अवकलनीय नहीं है, बस वही प्रॉब्लम हो गई। क्लियर है, बात समझ में आ गई है, ये बात समझ में आ गई दिक्कत क्या आ रही है ना। और उसमें क्यों दिक्कत नहीं है वो देख लो, साइन एक्स बटा एक्स वाले में, और ये जो आपका मोड एक्स है ये कैसे बच गए, ये भी देख लो। ये देखो, ये हुई कहानी, ये है 0 से 1 के बीच में, ये रहा 0 से 1। ये देखो, ये है इतना सा, अब इसे कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ है, और अवकलनीय आपने दो बिंदु को छोड़ा हुआ है अवकलनीय के लिए, एक तो आगे वाले को छोड़ा हुआ है 0 को, और एक 1 को छोड़ा हुआ है, क्योंकि ए और बी यहाँ 0 1 है, तो 0 1 पे तो अवकलनीय चाहिए नहीं, और उसके अलावा ये हर जगह अवकलनीय है। बाकी आप किसी भी बिंदु पे देखो, है ना, फिनिशिंग समझ में आ रही है थारे, फिनिशिंग देखो, के जोर की फिनिशिंग है, कोई ठाई कौन पड़े, दो है ही कौन नहीं जो ना के फिनिशिंग उठा पड़े, फिनिशिंग है ही में, दो हुए तो दिक्कत आओ ना, जब दो जुड़े तो फिर वो किंतु परंतु है कि दो ढंग से जुड़िया कौन जुड़िया, दो अलग अलग चीजें जुड़ रही है और बेढंग से जुड़ रही है कौन जुड़ रही, बाकी दिक्कत है, यहाँ तो एक ही जुड़ रही है, फिनिशिंग की जरूरत ही कौन नहीं। तो बच गया कैसे, ये वैसे बचने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा ऐसे ही है, इसे कोई डर भी नहीं था, अगर आप इससे ज्यादा भी ले लेते। और कमाल की बात पता क्या है, ये 0 पे कोई मान नहीं है, यहाँ पे 0 पे आप जाओगे, पूरा 0 दिखा यार, ये देखो आप पकड़ लो, देखो दिख रहा है 0 पे अनडिफाइंड है, 0 पे एक्चुअली ये अनडिफाइंड है, 0 पे कोई मान नहीं है इसका, और फिर क्या हुआ, 0 पे कोई मान नहीं है,
इस फलन का कोई मान नहीं है, तो फलन ने एक फलन को कैसे डिफाइड किया कि साइन एक्स बटा एक्स तब तक निकलेगा जब एक्स जीरो नहीं होगा, और जब एक्स बराबर जीरो होगा उस समय एक आएगा, एक्स बराबर जीरो पे एक आएगा। फिर उस पॉइंट को अलग से जोड़ा गया, इस पॉइंट को अलग से जोड़ा गया है कि जीरो पे एक आएगा। हाँ देखो, अब देखो ये है अलग से जोड़ा गया, कोई और कलर में ले लो, ठीक है अब दिख रहे, थोड़ा बड्डो ले ना, छोटो दिखे को नहीं, वो देखिए ये पॉइंट अलग से जोड़ा गया है, ये पॉइंट इस पे था ही नहीं कर्व पे, लेकिन जिस तरीके से जोड़ा गया पता ही नहीं लग रहा कि ये पॉइंट अलग से जोड़ा गया कि एकदम बराबर हो गया। तो आ है कहानी फिनिशिंग की, तो वह फिनिशिंग चाहिए, बा फिनिशिंग कोई कर्व देवे तो वो फिर अवकलनीय हुए, और जगह के पास आप फिनिशिंग नहीं है, इसीलिए आप गौर करेंगे जब आप अवकलन को पढ़ते हैं आगे तो स्मूथ कर्व नाम आता है, स्मूथ कर्व। ये पता नहीं कैसे मैथ्स कहाँ जाके चीजों से जुड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता। अगर आप आगे जाके जैसे एमएससी में पढ़ते हैं, एमएससी में आप अपने कर्व को कहते हैं स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व, स्मूथनेस का मतलब अवकलनीय। जब आपका कोई कर्व अवकलनीय होता है तो स्मूथ होता है। और स्मूथनेस क्यों आई, क्योंकि जहां पे भी दो अलग चीजें गलत तरीके से जुड़ेंगी अवकलन मना कर देगा, अवकलन मना कर देगा, अवकलन कह देगा नहीं अवकलनीय नहीं है। अगर कहीं भी कर्व के दो हिस्से, कर्व के दो हिस्से सही ढंग से नहीं मिले अवकलनीय मना कर देगा। तो अगर इसका मतलब कोई फलन अवकलनीय है तो इसका मतलब वो स्मूथ है, ऐसे देखो ये स्मूथ है, कोई उबड़ खाबड़ नहीं है। जबकि इससे पहले वाले अगर इन ग्राफ को देखो, ये देखो इसमें स्मूथनेस नहीं है, आ रहा है यहां पे आपको अटपटा लगेगा। और क्यों लग रहा है अटपटा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट मैच नहीं हो रहे, और लेफ्ट और राइट मैच नहीं हो रहे, इसको कौन कर बताता है, अवकलन। अवकलन आपको यही बताता है कि लेफ्ट और राइट मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अवकलन का एक तो है आपका गणितीय रूप, एक है अवकलन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अवकलन आपके कर्व की स्मूथनेस बताता है, आपका लेफ्ट और राइट पार्ट कितना बढ़िया तरीके से मैच हो रहा है, ये आपको अवकलनीय बताता है। यानी अवकलनीय आपको बताता है कि आपका कर्व स्मूथ है या नहीं। ठीक है, और अब एक एग्जांपल यहाँ पे भी ले लो कि जैसे आज अब देखोगे आप तनिष्क को देखिए, आप तनिष्क को देखेंगे तो तनिष्क के कभी आप शोरूम में गए हों और गए हों, और बाकी आप नॉर्मल किसी सुनार की दुकान पे जाइए, तनिष्क में और क्या फर्क मिलेगा। जो तनिष्क में होता है वो लोग इस तरीके से जो भी उनका ज्वेलर है जो बना देता है, प्रोडक्ट बना दिया, उस प्रोडक्ट की बाद में वो इमेज कैप्चर करते हैं, और इमेज कैप्चर करने के बाद में वो जो इमेज होती है उसका ग्राफ डिजाइन होता है, उसका ग्राफ डिजाइन होता है, ग्राफ प्लॉट होता है, और ग्राफ के अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं जो डिफ्रेंशिएशन कर करके देखते हैं कि कहीं कोई स्मूथनेस की प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर मशीन ओके करती है कि हाँ ठीक है। क्योंकि याद रखिए आपको कि इंसान चेक कर लेता है, इंसान हर चीज चेक नहीं कर पाता, खासकर बारीक कॉर्नर्स को वो चेक नहीं कर पाता, लेकिन मशीन उन बारीक कॉर्नर्स को भी और बारीक स्मूथनेस को भी वो चेक कर देगा आपका अवकलन। तो फिर आपकी जो मशीन है जो उसकी फोटो को कैप्चर करती है, जो आपका सॉफ्टवेयर है जो फिल्टर का काम करता है, वो उसको उसी तरीके से देखता है कि कर्व में स्मूथनेस कितनी है, और फिर वो बताता है कि भाई अभी जो आपने फोटो दी है वो 90% स्मूथ है या 80% स्मूथ है या 70% स्मूथ है, और स्मूथनेस के इशू आ रहे हैं तो किन किन पॉइंट्स पे आ रहे हैं। तो फिर वो उस आर्टिस्ट उस कारीगर को कहते हैं कि भाई यहाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक करो, फिर वो उसको ठीक करते हैं। तो अगर आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी में जाते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से, आपको जो भी वहां पे जो है कान के, नाक के, गले के, वो बहुत साफ सुथरे मिलते हैं। उसका बड़ा कारण है मशीन का इन्वॉल्वमेंट। और एक नॉर्मल जो सुनार होता है उसकी दुकान पे वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही देखता है और खुद ही तय करता है कि सही बना या नहीं बना। ठीक है ना, चलो वापस आते हैं हमारे सवालों पे। चलो ठीक है, इतने ही करते हैं आज बस, अब वापस खोलना पड़ेगा, बंद हो गया। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, अब इसको इतना ही ठीक है। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा शुरू करेंगे कि उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, और
कॉलेज वाले में शुरू करेंगे 2 वेरिएबल के लिए मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा की क्लास 1:30 बजे है, उस क्लास में फिर मिलते हैं।